हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में एक समाजशास्त्री विमर्श पे चर्चा करूंगा। जी हाँ, 21वीं सदी में समाजशास्त्र कैसा होगा। समाज निरंतर बदल रहा है, समाज में बदलाव आ रहा है। समाज का अध्ययन करने वाला विषय समाजशास्त्र भी बदल रहा है। अभी कल मध्य प्रदेश के शासकीय सतना पीजी कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग द्वारा मुझे एक विशेष व्याख्यान के लिए बुलाया गया था। उसी के संदर्भ में ये व्याख्यान मैंने तैयार किया जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 21वीं सदी में समाजशास्त्र, सोशलॉजी इन 21st सेंचुरी। समाजशास्त्र 20वीं सदी में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। फ्रांस से शुरुआत हुई थी। अगस्त कॉम्टे इसके संस्थापक हैं, जन्मदाता हैं। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र की शुरुआत की थी। भारत में 1919 अर्थात 20वीं सदी में समाजशास्त्र आया। मुंबई विश्वविद्यालय से पैट्रिक गिट्स और सदाशिव घुरिये ने इसको पल्वित पोषित किया। और अब 21वीं सदी आया तो ये 2 सदियों का समाज जो है कैसा हुआ, समाजशास्त्र का अध्ययन कैसा है, समाजशास्त्र को काफ़ी बदलाव करना पड़ रहा है। इसी पे ये आज का लेक्चर आधारित है। भारत में 20वीं सदी में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। उपनिवेशवाद और भारतीय विद्याशास्त्र इंडोलॉजी की छत्र छाया में समाजशास्त्र स्थापित हुआ और अपनी स्थापना से ही उपनिवेशवाद और भारतीय विद्याशास्त्र में द्वंद्व करते हुए धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया और स्वदेशीकरण की ओर बढ़ते बढ़ते इसने अपने आप को स्थापित किया। इसके साथ ही पश्चिमी सिद्धांतों, अवधारणाओं, अध्ययन पद्धति की भी हमने आलोचना भी की, उनका अध्ययन भी किया है। घुरिये, भारतीय समाजशास्त्री घुरिये ने तो भारतीय समाजशास्त्र को बहुआयामी स्वरूप दिया है। ये ठीक है, भारतीय सामाजिक विचारक घुरिये, श्रीनिवास, आंद्रे बिथई, डीपी मुखर्जी ये विदेशी समाजशास्त्रियों से कोई अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। अगर आप अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, कार्ल मार्क्स, परेटो, पार्सन्स की बात करते हैं तो इन्होंने यूरोपीय समाज और इतिहास की उपज थे। ये सब यूरोपियन सोसाइटी, अगस्त कॉम्टे भी यूरोप के थे, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, कार्ल मार्क्स सब यूरोपियन है। यूरोपीय समाज फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और इतिहास की उपज थे। तो इनके बनस्पत अगर हम तुलना करें तो भारतीय समाजशास्त्री, चाहे वो सदाशिव घुरिया हो, गोविंद सदाशिव घुरिया हो, एम.एन. श्रीनिवास हो, आंद्रे बिथई हो, डीपी मुखर्जी हो, इरावती कर्वे हो, योगेंद्र सिंह हो, आनंद कुमार जी हो, ये सारे समाजशास्त्री जो हैं ये भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज और इतिहास की उपज है, भारतीय समाज और इतिहास की पैदाइश है। इन्होंने यहीं भारत को जिया है और भारत के संदर्भ में भारतीय समाज को जाना है। मूल में सामाजिक विचारक चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी काल के हों, लेकिन तात्कालिक समाज की मोहर उन पे अवश्य रहती है। जैसे अभी हम लोग जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हमारे ऊपर तात्कालिक समाज, जो वर्तमान समाज चल रहा है, टेक्नोलॉजी वाला समाज, इसकी मोहर है। बेबर अगर समाजशास्त्री, अगर हम अब बेबर को एक समाजशास्त्री मानते तो घुरिये भी समाजशास्त्री हैं। घुरिये को भी आपको समाजशास्त्री मानना पड़ेगा। और भारत के और भी समाजशास्त्री, चाहे ए.आर. देसाई हो, डीपी मुखर्जी हो, इन्होंने तो इतना सब कुछ लिखा है घुरिये ने कि आखिर समाजशास्त्र के क्षेत्र की बात करते हैं, आखिर समाज क्या करता है, उसका अध्ययन क्या होगा, इन सब के बारे में उन्होंने कही। वो कहते हैं भारतीय समाज को अगर आप अगस्त काम की नज़रों से देखेंगे तो उतना अच्छे से आप उसका विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अगस्त काम ने अपने तरीके से देखा, हम अपने तरीके से देख रहे हैं। अर्थात हम जहाँ रहते हैं वह समाज होता है, हम जहाँ रहते हैं वह समाज होता है, हम जहाँ पलते पसते पढ़ते हैं, सामाजिककृत होते हैं, वही समाज है। आज जन्म लेने से मृत्यु तक व्यक्ति का पालन पोषण होता है, उसका सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, वही समाज है। हमको अपने सांचे में जो भी ढाल ले, अपने सांचे में जो भी ढाल ले वही समाज के अंग है। और ये सभी अंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप तो आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपके साथ तार्किक रूप से, लॉजिकली आपके साथ संबंध करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, आपको पल्लवित करते हैं, आपको पोषित करते हैं, आपको बढ़ाते हैं। यही समाज है। इसलिए कहा गया कि समाज जो है, समाज, एक समाज को जानना, समाज में रह के ही हम समाज को जान सकते हैं। और समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक जीवन को समझने और सुधारने के लिए कुछ आवश्यक ज्ञान बढ़ाने के माध्यम से समाजशास्त्री सिद्धांत और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला एक डिसिप्लिन है, एक
मतलब वैज्ञानिक आधार पे समाज को जानने का एक अनुशासन। वर्तमान अगर हम देखें वर्तमान अर्थव्यवस्था में समाजशास्त्री अनुसंधान एक महत्वपूर्ण सोच है। सोशलॉजिकल रिसर्च जो है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, भूगोल हो, इन सभी के लिए समाजशास्त्री अनुसंधान एक महत्वपूर्ण सोच बन गया। इसलिए आप देखेंगे कि हम ग्रामीण समाज का भी अध्ययन करते हैं, नगरीय समाज का भी अध्ययन करते हैं, औद्योगिक समाज का भी अध्ययन करते हैं, चिकित्सा समाज का भी अध्ययन करते हैं, यांत्रिकी समाज का भी अध्ययन करते हैं, गणित का भी अध्ययन करते हैं, अपराध शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं, प्रबंध की का भी अध्ययन करते हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, लॉ का भी हम अध्ययन करते हैं, विधि का भी अध्ययन करते हैं। ये सारी शाखाएं समाजशास्त्र ने अपने को स्थापित करते हुए बनाई। तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में क्या था कि हमने पश्चिमी सिद्धांतों अवधारणाओं को लेकर हम आगे बढ़े हैं। वहीं घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्र को बहुआयामी स्वरूप देते हुए इंडोलॉजी और भारतीय समाज के वर्तमान पे बहस करने की शुरुआत की थी। योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतई ने इसे पल्लवित पुष्पित किया। घुरिये की छत्र छाया में रहते हुए इन्होंने इसको पल्लवित पुष्पित किया। और अब अगर हम देखें तो 18वीं सदी 1838 में यानी अर्थात 19वीं सदी में 18वीं सदी के आसपास समाज पे बहुत राजनीतिकों का हस्तक्षेप था, अर्थशास्त्रियों का हस्तक्षेप था, लेकिन 19वीं शताब्दी में एक पृथक विषय के रूप में आया। 20वीं शताब्दी में 1919 में भारत में स्थापित हुआ। 1919 से लेके 1947 तक का समाज, और फिर उसके बाद में 1947 के बाद का समाजशास्त्र 2000 तक, और फिर 2000 से अभी, इन 3 चरणों में अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार से दिखता है। तो प्रारंभिक जो हमारे यहाँ के समाजशास्त्री हैं भारतीय 1919 से 1950 की अवधि के, तो इनके सिद्धांतों में अनुभववाद, क्षेत्रीय अध्ययन, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का संश्लेषण था, जिसे रामकृष्ण मुखर्जी ने आधुनिकता का दृष्टिकोण दिया। तो वहीं योगेंद्र सिंह ने सामाजिक कंडीशनिंग मतलब सामाजिक अनुकूलन की बात करके इसको स्थापित किया। ये एक सदी पुराना समाजशास्त्र है भारत के लिए, 102 साल हो गए, एक सदी पुराना समाजशास्त्र है, लेकिन आज भी भारतीय समाजशास्त्र जो है अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहा है। इसको अगर हम देखें भारत के समाजशास्त्र को, तो 3 चीजें आती हैं। एक, पहले ब्रिटिशर्स ने अध्ययन करा, जो प्रशासक हुआ करते थे, उसमें हट्टन है और भी रसेल हैं, रसेल और हीरालाल हट्टन, ये सब ब्रिटिश प्रशासक हुआ करते थे, कलेक्टर होते थे, कमिश्नर होते थे। इन्होंने अपने विस्तार के लिए सामाजिक डेवलपमेंट की नीतियां करी, सामाजिक कल्याण की नीतियां करी, और सामाजिक विकास के लिए समाज का अध्ययन करने के साथ साथ यहाँ पे आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करी। दूसरा था मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज, जो कि अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आई थी, और ब्रिटिश शासन के सहयोग के साथ उन्होंने अध्ययन किया। तो उसमें कई मानवशास्त्री भी थे, वैरियर एल्विन भी थे। इन्होंने जनजातियों का अध्ययन करके जनजाति समाज के हिसाब से उनका विश्लेषण किया, और फिर अपने हिसाब से भारतीय समाज को अपने नजरिए से देख के भारतीय समाज का अपना विवेचन किया। लेकिन इनके साथ में देखिए, एक तो सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में वो सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भारतीय समाज को जाना गया। दूसरा, पश्चिमी शिक्षाविदों, चाहे वैरियर एल्विन हो, हट्टन हो, इनकी बौद्धिक संबंध के साथ भारतीय समाज को देखा गया। और तीसरा था देशी बौद्धिक परंपराएं, जो भारत के की बौद्धिक परंपरा थी, उन्होंने अपने हिसाब से भारतीय समाज को देखा, अपने हिसाब से समाज का विश्लेषण किया, और पश्चिमी के समाजशास्त्रियों का विरोध भी किया। इन्होंने भारत में अगर हम देखें 1920 से 1950 के बीच का जो समाज है वो, और फिर 1950 से 2000 के बीच का, तो इसमें भारतीय समाजशास्त्रियों ने सहमति, जोड़तोड़ और अलगाव के माध्यम से शोध किए। योगेंद्र सिंह प्रख्यात समाजशास्त्री हैं, इन्होंने परिवर्तन पे बहुत काम किया, आधुनिकता पे काम किया। उन्होंने कहा कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टि से भारत में आम सहमति की बात की जाती है। तो यहाँ पे भारतीय समाज जो है आम सहमति की बात करता है, अतः इसको आप कह सकते हैं कि आम सहमति है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। फिर दूसरी चीज कहते हैं संरचनात्मक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण ने हेर फेर और जोड़ तोड़ की बात की। वो जो समाजशास्त्री थे, समाज का अध्ययन करते हैं, तो संरचनात्मक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो हेर फेर अर्थात जोड़ तोड़ से समाज को जानते हैं। और तीसरा जो है तुलनात्मक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, कंपैरेटिव हिस्टोरिकल एटीट्यूड, जो है वो अलगाव की बात करता है, अपने आप को अलग रखने की बात करता है। ये इस प्रकार से एक और समाजशास्त्री एफ.जी. वैली होते हैं, वो तो समाजशास्त्र
को विशिष्ट बनाने के पक्ष में ही नहीं थे, बोले समाज का समग्र अध्ययन करना चाहिए, इसको विशिष्टता की जरूरत ही नहीं। तो ये हमारे यहाँ समाज का चलता रहा। 3 फेस हमने लिए हैं, 1919 से 1947 आज़ादी तक। आज़ादी के बाद वाला फेस हमारा 2000 तक, और 2000 से वर्तमान 21वीं सदी। तो 1947 में हमने सभी वर्गों के लिए देखिए आरक्षण की सुविधा करके समाज को सम्मानित करने का प्रयास किया, राजनीतिक प्रयास किए, संवैधानिक प्रयास किए। यहाँ पे हमने सामाजिक कल्याण की बात करी है। तो शुरुआती दौर में था भारत में समाज को जानने या समाज को समझने के लिए सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक कल्याण, सामाजिक नीतियाँ, सोशल वेलफेयर, सोशल पॉलिसी और सामाजिक क्रिया और सामाजिक परिवर्तन, ये 4 चीज़ों पे हम अध्ययन करते थे। सोशल वेलफेयर के लिए समाज का अध्ययन किया जाता है कि समाज को सामाजिक कल्याण कैसे किया जाए, और उसी कल्याण के लिए कौन सी सामाजिक नीति, सामाजिक सोशल पॉलिसी बनाई जाए, और समाज की संरचना जिसमें एस.सी. दुबे वगैरह आते हैं, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेतई, हेमंत वाज, जिन्होंने ग्रामीण संरचना की बात करके ग्रामीण और नगरीय संरचना में बदलाव को देखा। तो परिवर्तन की बात, तो परिवर्तन कैसे होता है, समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, परिवार कैसे बदल रहे हैं, विवाह कैसे इन सब की चर्चा हमने की। अब आज जो है वास्तव में क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ 21वीं सदी जो स्टार्ट हुई है, 21वीं सदी ने दैनिक जीवन के रूपांतरित चरित्र और गतिकी को सबसे ज्यादा नया विवरण दिया है। पूरे वर्ल्ड में 21वीं सदी के कारण बदलाव आ गया। एक हुआ था 1993 में ग्लोबलाइजेशन के कारण, नई आर्थिक नीतियां जो हमने थी, एलपीजी, इसने बदलाव किया था। और अभी जो है 2000 के बाद से तो पूरा विश्व बदल गया है, तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजी के। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं ना, समाज में 2 वर्ग थे, एक गरीब और एक अमीर। मैं कहता हूँ समाज में आज 2 वर्ग हैं, एक टेक्नोलॉजी का वर्ग, एक नॉन टेक्नोलॉजी वालों का वर्ग। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की है, 2 वर्ग हैं, तकनीकी वर्ग और गैर तकनीकी वर्ग। आज जितना भी बदलाव हो रहा है हमारी पूरी आयोजन प्रणालियों में, सारे में बदलाव टेक्नोलॉजी कर रही है। अगर मैं कहूँ 21वीं सदी इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। डिजिटल टूल्स, मेटावर्स, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन व्यापार, ये हमारी दिनचर्या बन गए। तकनीक के कारण आज समाज में एक नई शक्ति संरचना बनी है, जिससे नीति निर्माता भी जूझ रहे हैं। वास्तव में समाजशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक यथार्थ के कई परतें होती हैं। इसमें यथार्थ को अगर देखें, उसका ऊपरी अर्थ तो केवल मुखौटा होता है, लेकिन अंदर से काफी बदलाव और काफी परतें होती हैं। समाजशास्त्र से एक तरफ जहाँ सामान्य तौर पे समाजशास्त्र का संदर्भ जो है आम आदमी के जीवन से सरोकार रखता है, क्योंकि आम आदमी ही समाज का केंद्र बिंदु है, वो इतिहास से जुड़ा होता है। इसी कारण समाजशास्त्रियों का जुड़ाव जो है संपूर्ण समाज और इतिहास से होता है। हमारा पूरा सरोकार समाज के साथ है, इसलिए आज हम सभी को समाज में जो बदलाव आ रहा है 21वीं सदी का, उसको देखना जरूरी है। देखिए, एक तो तकनीक ने करा, तो हमारा पूरा जो है आजकल डिजिटल टूल्स पे समाज चल रहा है। समाज प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज पे नहीं, आज हमारा समाज चल रहा है डिजिटल टूल्स पे। जाति का उतना महत्व नहीं रह गया, हमारी प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। आज महत्वपूर्ण क्या है? डिजिटल टूल्स, मेटावर्स, फेसबुक, गूगल, इंटरनेट, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए। जितना भी हमारा जो है ये सारा खेल आजकल छोटे से मोबाइल और लैपटॉप में सिमट गया। हमारे संबंध आभासी होते जा रहे हैं, हम मोबाइल से ही संबंध रखते हैं। मैं आपसे जानता नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते, लेकिन मेरे लेक्चर आपको आभासी रूप से प्रभावित करते हैं, आप उससे जुड़ते हैं। शिक्षा पूरी हमारी क्लासरूम टीचिंग खत्म होके ऑनलाइन टीचिंग पे आ गई। व्यापार हमारा पूरा खत्म हो गया, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं, आपके वॉलेट में पैसा रहता है, पेटीएम से आप पेमेंट कर देते हैं, फिर आपके गूगल पे से पेमेंट कर देते हैं, फोन पे से पेमेंट कर देते हैं। आपको जो परस्पर लेन देन होता था, थोड़ा बहुत झगड़ा होता था ना चिल्लर के लिए, थोड़ी बहुत वो होती थी, कम करो यार, आपने 2020 का बिल बनाया है, 2000 ले लो, तो ग्राहक कहता है नहीं भाई, 20 रुपए ही तो हमारी कमाई है। अब तो वो गूगल पे में दे देता, आप जितना रहता है 2 रुपए 4 रुपए वो भी पेमेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक बदलाव आया ना कि आपकी पूरी संरचना जो है अब डिजिटल टूल्स पे आधारित हो गया। हमारे सामाजिक संबंध डिजिटल टूल्स पे हो गए। मेरे संबंध दुकानदार से खाली फोन पे के कारण है, ऑनलाइन के कारण है। ऑनलाइन हम सामान मंगा रहे हैं, ऑनलाइन हम व्यापार कर रहे हैं, ऑनलाइन हमारे संबंध भी हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं। अभी कोविड काल में तो बहुत सी शादियां जो थी आपके उसमें जूम ऐप में हुई है,
हमने यहाँ बैठे बैठे शादी अटेंड कर ली और व्यवहार भी हमने गूगल पे से पेमेंट कर दिया। तो ये डिजिटल, पहली कि हमारे सामाजिक संबंध जो थे वो अप्रत्यक्ष होते जा रहे हैं, आभासी होते जा रहे हैं। वो डिजिटल टूल्स हमारे यहाँ है, प्रथा परंपरा रीति रिवाज अलग होते जा रहे हैं। संस्कृति उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई जितना डिजिटल टूल्स हो गए। जितना टेक्नोलॉजी में ट्रेंड होगा आदमी उतना ही एडवांस होगा। इस तकनीक के कारण एक नई समाज के अंतर्गत नई शक्ति संरचना उभर रही है, जिससे जो हमारे पारंपरिक नीति निर्माता हैं वो जूझ रहे हैं। अब जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है उसकी आयोजन प्रणाली भी नई सभ्यता की करना पड़ती है, उसकी मांग को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इनमें जब पूरा नहीं होता, अब यहाँ पे दो प्रकार से, देखिए जो तकनीकी वाले उनका अलग संघर्ष है, गैर तकनीकी वालों का अपना अलग संघर्ष। एक दूसरा समाज में आया बदलाव, हमने औद्योगिकरण करा तो हमने विकास के मद में अंधाधुंध अपने संपत्ति प्रगति का दोहन किया। तो जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए ठंड है, ये दिसंबर खत्म हो रहा, 25 दिसंबर, और मैं खाली शर्ट में बैठा हूँ। जबलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ती, वैसी ठंड नहीं पड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन में तो इस बार ठंडी नहीं पड़ी, गर्म हवा चल रही है। ये जलवायु परिवर्तन भी चिंता का है। ये जलवायु परिवर्तन भी हमारे सामाजिक संबंधों को कहीं ना कहीं बदलाव कराता है। एक और करूँगा, तकनीक की बात हो रही है तो आप देखिए क्रिप्टो करेंसी, सरकार करेंसी बना, सरकार ही नोट बनाती है, सरकार ने ही नोटबंदी करी है, सरकार को पूरा अधिकार है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई सरकार नहीं है, अदृश्य रूप से चल रही क्रिप्टो करेंसी। तो ये प्रौद्योगिकी शासन संघर्ष का उभरता क्षेत्र है। 21वीं सदी के समाज में टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी और शासन के बीच में संघर्ष का एक उभरता हुआ क्षेत्र विकसित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के नए नए आयाम आ रहे हैं। और एक और चीज आप देखिए, आज देश विदेश में सब जगह एक नए प्रकार का राष्ट्रवाद जन्म ले रहा है। साल भर होने को आ रहा है यूक्रेन और रूस के युद्ध को, 10 महीने तो हो गए हैं। अब आप देखिए यूक्रेन और रूस के युद्ध में जो लड़ाई हो रही है, अधिकतर विदेश जो लड़ रहे हैं विदेशी, उनकी अपनी जंग ही नहीं है पर वो लड़ रहे हैं। रशिया ने अटैक करा था, यूक्रेन को लड़ना था, लेकिन यूक्रेन लड़ा जा रहा है कैसे? पोलैंड है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इनके बल पे। तो जिनकी जंग नहीं है वो भी इस जंग में कूद गए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक नया प्रकार का राष्ट्रवाद है। एक अभी राष्ट्रवाद अभी पिछले हफ्ते खत्म हुआ, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, उसमें देखा मैंने कि कई देशों की टीमें एक ही देश के साथ खेलती हैं। फ्रांस की टीम में अफ्रीकन भी है, यूरोपियन भी है, यूरोपियन कॉन्टिनेंटल के भी हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के भी हैं। ये अलग अलग देशों के लोग एक साथ खेलते हैं और अपने ही देशवासियों के साथ दूसरे देश की टीम में अगर उनके देश के लोग उनसे लड़ते हैं। मतलब एक राष्ट्र अपने ही राष्ट्र से संघर्ष करता है, अपने ही राष्ट्र से लड़ाई लड़ रहा है। ये है राष्ट्रवाद। मैंने कहा ना, यूक्रेन में जिनकी जंग नहीं है वो भी लड़ रहे हैं रशिया से। रशिया ने फ्रांस से, पोलैंड से जगह, उसने तो यूक्रेन से लिया, लेकिन यूक्रेन के साथ सब लड़ रहे हैं। अभी आईपीएल होगा, कल नीलामी हुई आईपीएल की। भारत में 7-8 कंपनी टीमें बनी हैं। चेन्नई सुपर, बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली, ऐसे कई प्रकार की बनी हुई हैं। अब इन टीमों में अगर आप देखें, इसमें भारतीय भी हैं, विदेशी भी हैं। अब चेन्नई सुपर जब उससे खेलती है राजस्थान रॉयल्स से, तो राजस्थान की टीम में वेस्ट इंडीज के भी हैं, न्यूजीलैंड भी हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हैं, इंग्लैंड के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, भारतीय भी। और वहीं चेन्नई में भी यही टीम है। तो ये सारे अलग अलग देशों के खिलाड़ी आपस में लड़ते हैं। ये एक नया राष्ट्रवाद है। देखिए कि आज इस प्रकार से लड़ाई हो रही है। 20वीं सदी बदलाव की है। जैसे मैंने कहा ना, एक और चीज देखिए, राष्ट्रवाद का नया उदय हुआ। और दूसरी चीज, आज हमारे सामने टेक्नोलॉजी के कारण साइबर हैकिंग हो रही है। आपका सारी सुरक्षा समाप्त हो गई है। आपके सारे डेटा, आपके सारे तथ्य कोई भी हैक कर लेता है और आपको ब्लैकमेल करता है, वो आपको चलाता है। मतलब एक जानकार, टेक्नोलॉजी का जानकार आदमी, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, अच्छे अच्छे लोगों को उसके कारण उसके दबाव में रहना पड़ता है, उसके दबाव के साथ जीना पड़ता है। अभी भारत के प्रतिष्ठित नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के पूरे डेटा हैक कर लिए गए। अब बताइए आप, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। एक और चीज है कि आजकल जो है तकनीक ने संघर्ष में भागीदारी जो है वो विषमता पैदा करती जा रही है। समाज में विषमताएं आ रही हैं।
हमारे प्रौद्योगिकी हमारे समाज में इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई कि हमारे प्राथमिक संबंध जो हैं, वो प्रगाढ़ और जो सुदृढ़ता थी, वो संविदात्मक हो गए, कॉन्ट्रेक्चुअल हो गए। और इन प्राथमिक संबंधों के कॉन्ट्रेक्चुअल संविदात्मक होने के कारण ही आज आप देखेंगे आए दिन बलात्कार के किस्से बढ़ रहे हैं, नाते रिश्ते खत्म हो गए हैं, पिता बेटी के संबंध हो रहे हैं, भाई बहन के संबंध हो रहे हैं, चाचा भतीजी के संबंध हो रहे हैं, मित्र की पत्नी के साथ संबंध हो रहे हैं। ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और संबंध आप देखिए इतने खत्म हो गए हैं कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले संबंधों के लिए उसने 36 टुकड़े कर दिए, कहीं 72 टुकड़े कर दिए और मानवीयता समाप्त हो गई। तो ये 21वीं सदी के समाज में जो है, 21वीं सदी का समाज जो बदल रहा है, प्रथा परंपराएं जो है डिजिटल टूल्स पे कन्वर्ट हो गई हैं। सरकार की जगह क्रिप्टो करेंसी आ गई, सरकार का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी इसका कोई वो नहीं है, ये आदर्श रूप से चल रही आभासी, हमारे संबंध आभासी हो गए, हमारे जीवन में आभासी स्पेस आ गया है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, नया राष्ट्रवाद हो रहा है, एक ही राष्ट्र में कई लोग एक साथ रह के आपस में लड़ते हैं और प्राथमिक संबंध हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल हो गए। यह है 21वीं सदी का समाज। तो आज समाज शास्त्रियों को इसी पे बहस करना पड़ेगी, इसी पे अध्ययन करना पड़ेगा कि नया समाज कैसा आ रहा है। ये कुछ मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं जो समाज शास्त्रियों के लिए एक चिंतन का विषय है। आने वाले दिनों पे इसी पे बहस करना चाहिए, इसी पे चर्चाएं होनी चाहिए और यही आपके जीवन का आधार है। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ही नई नई समाजशास्त्री संदर्शों पे, समाजशास्त्री विमर्श पे आपके साथ निरंतर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। आपको कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।